Very good afternoon to all of you. This is the Bodhi ISPCS classes, and today we are going to start the era of Curzon, Lord Curzon, and we have completed most of the work of the Curzon. क्या क्या काम उसने किए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उसकी जो अलग अलग सेगमेंट रहे, उसमें मैंने आपको बताया कि उसका इंटेंशन कुछ और रहता था और वो काम कुछ और करता था। इन सभी बातों को देखते हुए कर्जन के लिए बेहतरीन फार्मूला मैंने बताया था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक है, आज उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखते हुए उसके एक फाइनल सेगमेंट में आते हैं, जहाँ पर कर्जन बिल्कुल सामने आता है और कहते हैं उसकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा ब्लंडर रहा। दैट इज़ नोन एज बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन कई मायनों में बड़ा खास है। कई तरीके से जो है देखा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है क्या होता है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ। पहली बात तो ये है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती है, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले फिजिकल पार्टीशन जो है वो हमें बंगाल के रूप में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी यूटिलिटी इस पर्टिकुलर टॉपिक की ये है। इससे पहले अंग्रेज़ों ने किंग मेकर के माध्यम से, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से चीज़ों को हड़पा, उनको एनेक्स किया। लेकिन बंगाल का विभाजन जो कर्जन करता है, ये विभाजन पहला फिजिकल पार्टीशन है भारत का, जिसमें भारत के स्टेट को तोड़ा जाता है। पहली बार भारत को फिजिकली तोड़ा जाता है थ्रू द कर्जन, बंगाल के विभाजन में। और बंगाल के विभाजन की यही सबसे प्रमुख बात है कि एक विदेशी कंपनी, एक विदेशी रूलर्स हमारे देश में आकर हमारे देश को तोड़ने की हद तक पहुंच गए। ये सबसे बड़ी बात थी। 1905 का ये टाइम था। एक तरफ नेशनलिज्म इमर्ज कर चुका था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी हो चुकी थी, और दूसरी तरफ 1905 में कर्जन क्या करता है, बंगाल को दो भागों में तोड़ देता है। अब इसके तोड़ने पर दो तरीके की आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है। पहली आइडियोलॉजी जो कर्जन की आइडियोलॉजी है, जिसकी बेसिस पर वो बोलता है कि मैंने ऐसा क्यों काम किया है, और दूसरी आइडियोलॉजी वो है कि जो उसका इंटेंशन है। जैसा मैंने अभी बताया कि कर्जन को समझने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ये लाइन याद रखें, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। करना वो कुछ और चाहता है, उसका इंटेंशन कुछ और होता है, लेकिन उसके इंटेंशन को दिखाया किसी और तरह से जाता है। तो पार्टीशन जो हुआ वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर हुआ था, अकॉर्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रशासन के बेसिस पर जो है इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांटा। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता बिल्कुल सिंपल थी कि ये जो विभाजन था ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। बंगाल के बारे में बता दें कि बंगाल आज की डेट में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा, उड़ीसा का पूरा हिस्सा, बंगाल, पश्चिम बंगाल का पूरा हिस्सा और बिहार, झारखंड, ये इतना बड़ा एरिया, ये पहले पूरा बंगाल था। क्या कहलाता था? बंगाल। अब ये बंगाल, ठीक है, डिवाइड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला इन्होंने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि मेजॉरिटी के बेसिस पर बोला। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। माइनॉरिटी इनके टाइम पर जो रही इस पूरे के पूरे सेगमेंट में, वो रही मुस्लिम की। मुस्लिम माइनॉरिटी इस क्षेत्र में मेजॉरिटी में थे, और वेस्ट बंगाल की साइड में हिंदू पॉपुलेशन रहती थी। इस वजह से इन्होंने बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन को वेस्ट की तरफ मतलब एक तरीके से तोड़ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लिखनी चाहिए, लिख भी लीजिएगा, वो ये है कि 1905 में बंगाल का जो डिवीज़न हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के बेसिस पर हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। हिंदू और मुस्लिम के
सेगमेंट को तोड़ने की बात जिसे कहते हैं। और डायमेंशंस, अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल इज़ द डोर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बंगाल क्या है? एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए डोर है। जिसके हाथ में बंगाल गया उसके हाथ में पूरा का पूरा ये वाला रीजन चला जाएगा। तो कर्जन ने सबसे पहला काम जो ये किया कि एक पूरा का पूरा जो डोर था इंडिया का, वो भारत का एक तरीके से बंद हो गया और यहाँ पर कम्युनलिज्म का बीज बोया गया। सबसे पहली बार कम्युनलिज्म का बीज आज तक यहाँ से निकला नहीं है और इसी कम्युनलिज्म के बीज से बांग्लादेश जैसा जो कंट्री है वो उसको जन्म हुआ। और असम वाले रीजन में आज की डेट में हम जो जितने भी रेसिज्म के फैक्टर देखते हैं ये सब कर्जन की देन है। ठीक है, कर्जन ने इतना बड़ा काम किया था और बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रॉब्लम हुई। कैसे किया था उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कर्जन यहाँ के जो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के प्रीस्ट थे वहाँ से जाकर मिला और उनसे बोला कि भैया आपको अगर कंसोलिडेट होना है, आगे बढ़ना है, आपका विकास जो रुका हुआ है वो इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि यहाँ की जो ज़मींदारी है वो हिंदुओं के हाथ में है। किसके हाथ में है? हिंदुओं के हाथ में है। इस तरह से उसने प्रवोक किया और प्रीस्ट जो लोग थे इस्लाम से रिलेटेड, उन्होंने जो है इसका साथ दे दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब अभी कम्युनलिज्म बताऊंगा तो उसमें बताया जाएगा कि प्रीस्ट को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मोहरा बनाया और मोहरा बनाकर बहुत अच्छी तरह से जो है बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1905 में जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तो मैंने जैसा अभी बताया कि इसकी यूटिलिटी बहुत है, तो इसके बेसिस पर हिंदुस्तान में पहला एजिटेशन हुआ। पहली एजिटेशन का मतलब 1905 में एक मूवमेंट हुआ जिसको बोलते हैं हम स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। तो फर्स्ट फेज जो हमने देखा था या देख रहे हैं, फर्स्ट फेज जो चल रहा है आईएनसी का, इसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को कल बताई थी कि फर्स्ट फेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या होगी इसको इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने। नरम दल था ये और इसी में जो है इनको एक बड़ा मौका मिला। इससे बड़ा मौका जो है इनके पास में और कुछ था नहीं। ये भी वेट कर रहे थे कि कैसे हम हिंदुस्तान को यूनिफाइड करें और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो कमी छोड़ी, बंगाल का विभाजन किया और बंगाल के विभाजन से हमारे देश में पहला बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी को सिंपल भाषा में समझ सकते हैं इंग्लिश में इंडिजिनस मूवमेंट। जितना भी हमारा जो देश है वो चारों के चारों क्षेत्रों में स्वदेशी ही अपनाए। चारों क्षेत्र कौन से हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड रिलीजन, कल्चरल। ठीक है, इन चारों फैक्टर्स में अगर देश स्वदेशी अपनाएगा तो इसी को हम कहेंगे कि हमारा देश स्वदेश हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इसमें बड़ी शानदार भूमिका रही जिसमें एंट्री रही एक्सट्रीमिज़म की। एक्सट्रीमिज़म या जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे वो सामने निकल कर आए कांग्रेस के अंदर और उन्होंने अपने मतों को रखा। जब आप स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे एनसीईआरटी में और उसमें 4-5 बातें पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि स्वदेशी मूवमेंट से एक्सट्रीमिज़म या एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल्स दोनों आमने सामने हो गए, नरम दल और गरम दल, कुछ बातों को लेकर। बहुत बड़े पैमाने पर एजिटेशन हुआ और जब एजिटेशन स्टार्ट हुआ तो 4-5 बातें निकल कर सामने आई। एक तो जितने भी रीजनल लोग थे वो सामने निकल कर आए। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, इसीलिए उनको बोला जाता है लोकमान्य। लोकमान्य उनकी उपाधि थी। लोकमान्य का मतलब हो गया कि एक्सेप्टेड बाय द पीपल, इसको हम कहेंगे लोकमान्य, लोगों के द्वारा मान्यता जिसको मिली हो।
महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता निकल कर आए। इन्होंने जो है, अभी तो नहीं, लेकिन ये 1905 के बाद में क्या करेंगे कि महाराष्ट्र की जनता को 2 पर्टिकुलर फैक्टर पर जोड़ देंगे। वो 2 पर्टिकुलर फैक्टर आपको याद रखने हैं। एक तो गणेश उत्सव, ठीक है, गणपति बप्पा मौर्य, और दूसरा है शिवाजी उत्सव, ठीक है। इन 2 पर्टिकुलर फैक्टर्स पर बाल गंगाधर तिलक यूनाइट कर लेंगे। और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, डायमेंशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कि बाल गंगाधर तिलक धर्म का सहारा लेते हैं, क्या वो सही है या गलत है। मीन्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसको भी देखा जाएगा। और यहाँ से जो है कहानी बिगड़ जाती है, जहाँ कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल्स एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, और ये होना भी होता है। एक्सट्रीमिस्ट यंग होते हैं, लिबरल्स कैसे होते हैं, ओल्ड होते हैं। और लिबरल्स में सबसे इम्पोर्टेंट नाम, जो 3 नाम हैं बहुत ज़्यादा, वो नाम आपको याद रखने हैं। वो है लाल बाल पाल, सॉरी ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए। और लिबरल्स में हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सबसे इम्पोर्टेंट दादा भाई नेहरू। और इसके अलावा हैं दादा भाई नेहरू, WC बनर्जी। ये 3 नेता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जिसमें लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से मतलब है विपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये जो लोग हैं लाल बाल पाल, ये अभी यंग हैं। और वो जो लोग हैं अभी वो ओल्ड अवस्था में पहुंच गए हैं, उनको बड़ा लिबरल कहा गया है। वो लिबरल तरीके से फिनोमिना आगे लेके चलते हैं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, और स्वदेशी ने बड़ी पॉपुलैरिटी गेन की। स्वदेशी के कामयाबी के रीज़न मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ में। उसकी कामयाबी के रीज़न थे कि इट वॉज द फर्स्ट पॉपुलर मूवमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार भारत के देश के अंदर एक आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था? आंदोलन हो रहा था, और वो पहला पॉपुलर आंदोलन है। आंदोलन तो बहुत हुए हैं, अभी जब हम डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में किसानों के आंदोलन हुए, ठीक है, तमाम विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह, ट्राइब्स विद्रोह हुए हैं, वो सब अलग है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन, पॉलिटिकल आंदोलन पहला हुआ, वो जिसे हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर यंगस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। और यंगस्टर ने पार्टिसिपेट क्यों किया था, उसके पीछे रीज़न मैंने आपको कल बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि 1857 की जितने भी वीरांगनाएँ थीं, जितने भी वीर थे, उनकी कहानियाँ पढ़ पढ़ कर यंगस्टर्स के अंदर एक आक्रोश पैदा हो गया था। एक तरीके का जो है अनसेटिस्फैक्शन था उनके अंदर, एक आग थी। उसको किसके रूप में देखते हैं हम? स्वदेशी एजिटेशन के रूप में देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट के रूप में, ठीक है। जब लोगों से कहा गया कि भाई तुम झांसी के रानी के जो है पूर्वज हो, तुम नाना साहब के, तात्या टोपे के पूर्वज हो, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मंगल पांडे ने क्या क्या किया है, तुम क्या कर रहे हो। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए 1905 में बहुत बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन में किसका पार्टिसिपेशन हुआ? यूथ का। तीसरी बात जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण रही वो ये रही कि ये पहला मूवमेंट बना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ठीक सीधे खिलाफ था, ठीक है। और इस खिलाफ मूवमेंट में पहली बार बात आई स्वराज की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो 1905 में सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो थी स्वराज। स्वराज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्वराज सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल कहो। सबसे पहली बार आया, सबसे पहली बार इस शब्द का यूज बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाद में हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने प्रयोग किया। उसके बाद में 2013 में अरविंद केजरीवाल ने किया।
अरविंद केजरीवाल की एक किताब है स्वराज, आपको बता दें, बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। तो स्वराज का मतलब आपको पता होना चाहिए सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल। सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नेंस से मतलब क्या है? एनीवन इन द क्लास? अच्छा, शासन भारतीयों का, मतलब शासन से क्या मतलब है? पॉलिटी और इकोनॉमी इंडियंस के हाथ में। एनीवन? स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए स्वराज जो है जी, इंडिपेंडेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाद में आएगी। सिंपल मतलब है स्वराज का कि भाई पॉलिटिकल जो लेजिस्लेचर है बना हुआ, उसके अंदर हमारा क्या हो जाए? पार्टिसिपेशन हो जाए। स्वराज का मतलब ये है कि हमारे पास या हमारे ऊपर जो भी रूल रहे वो हमारा ही रहे, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। तो सेल्फ, ये सबसे बड़ी बात रही 1905 की एजिटेशन की, इसमें स्वराज शब्द गूंजा बहुत बड़े पैमाने पर। और फिर देखिए 1907 में सूरत कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको बताएं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि 1907 का मामला क्या है। सूरत स्प्लिट के नाम से जानी जाती है ये घटना, सूरत विवाद के नाम से, ठीक है। 1907 में सूरत गुजरात में है, आपको पता है, अच्छा शहर है। और कल जब मैंने कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी सेशन होंगे, हर साल सेशन होता है और वो सेशन आज तक चलता है। 2020 में भी हुआ वो सेशन ऑनलाइन। और वो सेशन क्या है कि हमेशा अलग अलग जगह पर होगा और उसके अध्यक्ष हमेशा क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेशन आपके स्टार्ट हो गए थे। तो 1907 का जो सेशन है वो सूरत में हुआ, और सूरत में होने के बाद में ये लोग आमने सामने खड़े हुए थे, बोले कि मौका मिल जाए, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम बड़े पैमाने पर इन व्यवस्थाओं को बदलें। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सट्रीमिस्ट का बिलीव था कि वो जो है स्वदेशी आंदोलन के अंदर इन सारे मुद्दों को डालें। कौन कौन से मुद्दे थे? मुद्दे थे, सरकारी जो लोग थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, स्कूल में एडमिशन लेना बंद कर दिया था लोगों ने। इसका इम्पैक्ट भगत सिंह के ऊपर भी पड़ता है और इन नौजवानों के ऊपर भी पड़ता है। तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर यूज किया गया कि हम जितनी भी विदेशी चीज़ें हैं, जितने भी विदेशी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी विदेशी लोग हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा गलत आने लगे स्वदेशी मूवमेंट के। तो लिबरल्स ने कहा कि चलो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मान रहे हैं तो हम मान जाते हैं। 1906 में जो है ये इस्टेब्लिश हो गया, ये बात तय हो गई कि हाँ डील करेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि हम डील नहीं करेंगे। देखिए मूवमेंट जो होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता। मूवमेंट के बारे में मैं बहुत डिटेल से आज बता दूंगा आपको कि मूवमेंट के बारे में क्या है, जब गांधी को हम डिस्कस करेंगे। ही वॉज द मास्टर ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता, चाहे मुद्दा कितना ही गंभीर क्यों ना हो, ठीक है। जब वकील अपनी वकालत छोड़ेगा तो रोजी रोटी छोड़ दी उसने। कोई सरकारी आदमी अगर रेजिग्नेशन दे दिया है तो फिर उसका क्या, इकोनॉमी तो डिप्रेस कर गई पूरी तरीके से। तो इकोनॉमी बराबर एम्पायर होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच याद रखना, प्रतिष्ठा में प्राण कोई नहीं देता, ठीक है, खासतौर आम आदमी तो बिल्कुल नहीं। और मूवमेंट सिर्फ आम आदमी का होता है। किसका? आम आदमी का। जब तक वो आम आदमी उससे जुड़ा नहीं, वो मूवमेंट नहीं। इसीलिए ये स्वदेशी मूवमेंट को काफ़ी टाइम हो गया था। 1905 से स्टार्ट हुआ, 1907 तक पहुंच रहा था ये।
तो लिबरल्स जो थे वो टेंस होने लगे, बोले कि इससे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लोग तो मान नहीं रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हम, अभी वो टाइम नहीं आया है, बल्कि उनकी व्यवस्थाओं में हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2-4 मुद्दों के साथ में एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि हम पैटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या क्या बोला? प्रोटेस्ट पर, ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए, हमको जजमेंट चाहिए बिल्कुल ऑन द स्पॉट। ये इनका अप्रोच था। ये 3 डायलॉग जो है एक्सट्रीमिस्ट के बोले गए कि हमें जो है पैटिशन मतलब होती है याचिका, प्रेयर मतलब होती है किसी के सामने रिक्वेस्ट करना, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, नारेबाजी करना, ये सब चीज़ें। विरोध का मतलब ये है कि एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच रखें। हमें जो है उनकी किसी बात को मानना ही नहीं। विरोध किसके सामने करें हम? उनका कहने का मतलब ये था कि भाई हम विरोध किसके सामने करेंगे, हमारे खुद का हक है ये, हम खुद यूज करेंगे, विरोध क्या करना है? समझ रहे? विरोध करके तो हम उन्हें क्या बना रहे हैं? सुपीरियर बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। यही प्रोटेस्ट नॉर्मली एजिटेशन होता है, मूवमेंट के टाइप का, नारेबाजी। रिवोल्ट हिंसक होता है, एग्रेशन होता है, उसमें तोड़ फोड़, आगजनी वगैरह। ठीक है। और उधर मैं 3 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1906 में अंग्रेज़ों को जापान ने अंग्रेज़ों को हरा दिया, इथोपिया ने अंग्रेज़ों को हरा दिया, इटली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। क्या क्या बोला मैंने? जापान, इटली और इथोपिया। और जब ये इन्होंने हरा दिया, और वो न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा कि ये सब जगह पिट रहे हैं, ठीक है, अगर आपको इस देश से इन्हें निकालना है तो यही सही समय है। पूरा का पूरा इथोपिया में हारे, जापान में हारे और इटली में भी हार चुके हैं। अगर हम एक हो गए और इनकी किसी भी शर्त को अगर हमने नहीं माना, ठीक है, तो हम आसानी से इनको डिफीट दे सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आया था एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वदेशी मूवमेंट पर विदेशी इशूज़ का, जो फॉरेन इशूज़ हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा? समझ रहे हैं? तो इम्पैक्ट आप समझ गए कैसा पड़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का, और इससे एक्सट्रीमिस्ट को बड़ा ही फ़ायदा हुआ। और यहीं पर आपको समझना है जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। कर्जन को दिखाई दे गया कि नेशनलिज्म बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है इस देश के अंदर? मैंने कल भी बताया था, उसके बहुत सारे कारण हैं, कम से कम 4-5 कारण आपको पता ही होने चाहिए कि नेशनलिज्म क्यों बढ़ा 1905 के बाद। ठीक है। तो उसमें मैंने घटनाएं बताई, उसमें इल्बर्ट विल भी मैंने आपको बताया था। आज नेशनलिज्म जब ये बढ़ गया तो इसको हैंडल करने के लिए कर्जन का क्या अप्रोच रहा? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कर्जन? तो कर्जन ने बहुत ही शानदार चीज़ निकाली जो आज तक चली आ रही है, और यही मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। नेशनलिज्म को हैंडल करने के लिए कर्जन ने कम्युनलिज्म को निकाला। किसको? याद रखना, ये बात साफ साफ बिपिन चंद्रा में लिखी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री, कि टू हैंडल द कम्युनलिज्म, टू हैंडल द नेशनलिज्म, कर्जन इन्वेंटेड कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। राष्ट्रवाद को हैंडल करने के लिए, राष्ट्रवाद को हैंडल करने के लिए कर्जन ने किसकी उत्पत्ति की? सांप्रदायिकवाद की, सांप्रदायिकवाद की।
अब देखिए, नेशनलिज्म बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा, और इस टॉपिक को अब जो है ये बड़ा धूमिल टॉपिक हो गया है, बड़ा फेड हो गया है। हिंदुस्तान में बहुत ही फेड टॉपिक है नेशनलिज्म, और यूपीएससी में बहुत बड़ा टॉपिक है नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रवाद अच्छा है या बुरा है, बड़ा ही आज की डेट में डोरमेंट तरीके की सिचुएशन बन चुकी है। तो नेशनलिज्म को सही तरीके से पूछना चाहता हूँ। वैसे ही कौन बच्चा बताएगा नेशनलिज्म किसे कहते हैं? जल्दी बताएं, बताइए, जल्दी बोलिए। जिसको पता हुआ करे तुरंत बोल दिया करो। नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग, राष्ट्रवाद की? बोलो। एकत्रित हो जाना। राष्ट्र के हित अपने व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा हो जाए, नेशनलिज्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। देखिए, जब भी आपको डेफिनेशन बनानी हो, इट्स वेरी सिंपल थिंग। नेशनलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, नेशन प्लस इज्म। इज्म इज अ आइडियोलॉजी। तो नेशनलिज्म इज अ आइडियोलॉजी विच रिप्रेजेंट्स द नेशन फर्स्ट, विच रिप्रेजेंट्स द नेशन फर्स्ट। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, वो विचारधारा है जो कि हमारे सारे के सारे हितों में राष्ट्र के हितों को सबसे आगे रखती है, नेशन फर्स्ट। ठीक है, और नेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी विडंबना क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, नेशनलिज्म नहीं कह सकते उस चीज़ को, वो कम्युनलिज्म है। यही सबसे बड़ा फेक रूप में देखा जाता है, फेक नेशनलिज्म जिसे कहते हैं। और उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द दा हिंदू ने यूज किए हैं, मैं बता दूं आपसे। सूडो नेशनलिज्म है, हाइपर नेशनलिज्म है। ये बहुत बड़ा इशू है। नेशनलिज्म देश को आगे रखता है, कम्युनलिज्म कम्युनिटी को आगे रखता है, कम्युनिटी को, समझ रहे हैं? अब नेशनलिज्म जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा। उसके रीजंस मैंने आपको बताया। 1857 का विद्रोह भी उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, और फिर इल्बर्टविल टाइप के जो तमाम सारे सेगमेंट हैं और शोषक या एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज़ की वजह से हमारे देश में नेशनलिज्म पैदा होता है। और 1857 में इन्हें दिख गया था अंग्रेज़ों को कि ये तो सबके सब एक हैं। कौन? हिंदू और मुस्लिम। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों दोनों ने ही बड़ी बेहतरीन अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। बड़े अच्छे अच्छे लीडर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों रहे। इसी को टैकल किया, और टैकल देखो किस तरह से किया। याद रखना, ऐसे ही शासन होता है, हमेशा याद रखना। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ टू रिप्रेजेंट द नेशनलिज्म, और 1906 में ही इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। 1906 में किसकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट? मुस्लिम लीग की। समझ रहे हैं? टू हैंडल द नेशनलिज्म, हर चीज़ का हथियार है गवर्नमेंट के पास में। ऑलवेज रिमेंबर, गवर्नमेंट के पास में हर चीज़ का हथियार है। जैसे ही राष्ट्रवाद अगर सोसाइटी में आ गया, ठीक है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस देश में पता नहीं 90% लीडर्स की तो दुकानें बंद हो जाएं। ये टॉपिक तो मैं कम से कम 2015-16 तक बताता था बड़ा शानदार तरीके से। अब नहीं बता पाता मैं इस टॉपिक को कि नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है। अब तो
अपनी छवि ही खो चुका है ये टॉपिक राष्ट्रवाद। लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे महत्वपूर्ण वेपन नेशनलिज्म है, ऑलवेज रिमेंबर। डिफेंस के स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन वेपन नेशनलिज्म है। इफ यू आर अ नेशनलिस्ट यू कैन नॉट स्लीप। सबसे बड़ा इज्म होता है, सबसे बड़ा इज्म। और आपको गर्व होगा कि भारत के नेशनलिज्म में एक टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रवाद वर्सेस ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। और उसमें इथिक्स में कंडीशन भी आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी कि भाई बॉर्डर पर एक बच्ची खड़ी है या बच्चा खड़ा है इस तरीके से, किसी दूसरे देश का कैंडिडेट है वो, क्या आप बचाओगे उसको, ये सब चीज़ें कंडीशंस आती हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती जो है क्वेश्चन पेपर आपको डिसाइड करने को कहता है कि आप नेशनलिज्म और ह्यूमनिज्म में किसी को चूज करिए। कौन बच्चा क्लास में बताएगा कि नेशनलिज्म का सबसे प्राइमरी यूनिट क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ दिस इज्म? ये विचारधारा जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, इसकी सबसे छोटी इकाई का है क्या है? कहाँ से जन्म हुआ सबसे पहली बार नेशनलिज्म का? बॉर्डर। मैंने इतिहास में आपको बताया है, आप लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अब ये क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे हो, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आप लोगों का। मैंने आपको बताया है, क्या बोला मैं? नहीं, नेशनलिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या है? मैंने आपको बताया था कि ट्राइबलिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेशनलिज्म। बताया था या नहीं? इसी टाइम के लिए बताया था मैंने, ताकि आप इस चीज का आंसर दे सको। क्या था ट्राइबलिज्म? जनजातिवाद। सोसाइटी के अंदर जब मैंने आपको बताया कि सोसाइटी नोमैडिक होने के बाद में जब सोशल हुई और सोशल फिनोमिना उसके अंदर जनरेट हुआ, तो सोशल फिनोमिना जनरेट होने पर उसके अंदर सबसे पहली बेहतरीन फीलिंग आई ट्राइबलिज्म की। किसकी? ये फीलिंग बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी चीज है। जब आप अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के लिए आगे आते हो, जान दे देते हो, वहीं आप जानवर से इंसान बन जाते हो। जानवरों और इंसानों में यही अंतर होता है कि जानवर दूसरों के बारे में नहीं सोचता, इंसान दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है? तो ट्राइबलिज्म वाज द फर्स्ट फीलिंग ऑन दिस अर्थ हु इन्वेंटेड नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, कम्युनलिज्म, एवरीथिंग। ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, इनका जन्म किससे हुआ है? ट्राइबलिज्म से। क्या महान फीलिंग रही होगी वो, जब किसी व्यक्ति ने आकर पहली बार अपनी ट्राइबल को प्रोटेक्ट किया होगा और अपनी जान दी होगी। समझ रहे हैं आप? ये वो पर्टिकुलर फिनोमिना होगा कि जहां पर एक वाइल्ड एनिमल सिविलाइजेशन में तब्दील हुआ होगा। समझ गए? इसीलिए ट्राइबलिज्म बहुत बड़े मायने में बड़ा ही सम्मानजनक माना जाता है। समझ रहे हैं? आगे जब मैं बताऊंगा, अंडमान एंड निकोबार पर जो जावा कम्युनिटी रहती है, ठीक है, उन लोगों ने एक कैमरामैन को जान से मार दिया 2013। अब कैमरामैन जान से मर गया और उसको फिर बाद में जो है फेंक दिया गया वहीं पर, और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग पहुँचे उनको अटैक करने के लिए। ठीक है? बाद में उनसे जो है बातचीत की गई उनकी भाषा में, तो उन्होंने बताया कि ये जो है हमारी महिलाओं के फ़ोटो खींच रहा था। ठीक है? हमने इससे मना किया लेकिन ये माना नहीं, इसने फ़ोटो खींचे। और वो बड़ी मैगज़ीन फोर्ब्स का जो है कैमरामैन था, मैं आपको बता दूँ, उसे मार दिया उन्होंने। फिर क्वेश्चन आया आपके इथिक्स में, सही किया या गलत किया?
समझ गए आप? ट्राइबलिज्म। तो नेशनलिज्म का जन्म जो है ट्राइबलिज्म से हुआ है। भारत के अंदर ये आपको गर्व होगा, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इंडिया का जो है ना ये टॉपिक बड़ा शानदार हो जाता है, नेशनलिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जहाँ पर मानवतावाद वर्सेस राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। हमारे राष्ट्र के हित में ही मानवता का हित छिपा हुआ है, ये हमारा संविधान साफ साफ लिख कर बताता है। कौन कौन से पर्टिकुलर फैक्टर हैं जो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं और बताए गए हैं, और जो ये डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं कि इंडिया इज अ ग्लोबल कंट्री। सबसे पहला फैक्टर, कौन कौन से वो फैक्टर हैं भारत के संविधान में जो भारत को नेशनलिस्ट के साथ साथ एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देते हैं। फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली इक्वल टू द नेचुरल राइट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो फंडामेंटल राइट भारत के हैं वही जो राइट है वो नेचुरल राइट के हैं। आर्टिकल 21 डाला हमने अपने संविधान में। कौन सा? 21। भारत के संविधान में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल राइट्स में क्या करते हैं? बिलीव। दूसरी बात बताइए, सेकुलरिज्म। हम हर एक सेक्ट की ना सिर्फ इज्जत या सम्मान करेंगे बल्कि उसकी रक्षा भी करेंगे। ये सब पंथ निरपेक्षता। और डेमोक्रेसी कैसे करेगी? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को, सबका पार्टिसिपेशन नोन एज बाय डेमोक्रेसी। लिबर्टी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीडम एंड लिबर्टी। इसके अलावा फ्रेटर्निटी, सबसे बड़ी चीज। क्या होता है फ्रेटर्निटी? बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व के अंदर छिपी होती है मानवता। समझ रहे हो नहीं? किसी से चला नहीं जा रहा तो उसे कंधे पे बिठा के ले आए, ये बंधुत्व है। ये सारे फैक्टर्स नेशनलिस्ट और ह्यूमनिज्म को ख़त्म कर देते हैं इंडिया में। तो इंडिया में नहीं चलता ये नेशनलिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म। भारत में नेशनलिज्म का मतलब बहुत बड़ा है। आज की डेट में नेशनलिस्ट होना एक गाली बन गई है। ठीक है, इसी को ख़त्म करने के लिए कर्जन ने इन्वेंशन किया, बनाया। किसका? है जी, कम्युनलिज्म का। हर चीज़ का वो है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, और बड़ा कामयाब रहा, आज तक कामयाब है। नेशनलिज्म को अगर हैंडल करना है तो तुम्हें क्या बढ़ाना पड़ेगा? कम्युनलिज्म। अब मैं मॉडर्न नेशनलिज्म के बारे में भी बता देता हूँ, आपको पहुँचा देता हूँ वहाँ तक। मॉडर्न नेशनलिज्म इज द प्योर कम्युनलिज्म, प्योर, बट द सिनोनियम्स ऑफ कम्युनलिज्म इज नाउ नेशनलिज्म। आज की डेट में जिसे हम राष्ट्रवाद कह रहे हैं वो वास्तविकता में संप्रदायवाद है, लेकिन उस संप्रदायवाद का नाम हमने राष्ट्रवाद रख दिया है। फर्क बस इतना है। समझ रहे हैं? एलिबरेशन आप लोगों को सामने दिख रहा है, सब कुछ आप लोगों को पता है इजीली। जिन चीज़ों में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उन चीज़ों में स्टेट क्या कर रहा है? इंटरफेरेंस कर रहा है, और लोगों को बड़े पैमाने पर प्रवोक कर रहा है, ताकि लोग नेशनलिस्ट ना होकर क्या हो जाएं? कम्युनलिस्ट हो जाएं। और आज की डेट में जो अपने आप को नेशनलिज्म से बड़े प्रभावित मान रहे हैं वो नेशनलिस्ट से प्रभावित नहीं है, बल्कि किससे हैं? कम्युनलिज्म से। वो समझ ही नहीं पा रहे कि कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे चाइना या पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो जो पीपल हैं इंडिया के उनके अंदर जो फीलिंग जनरेट हो रही है वो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म है ऑब्वियसली।
देखिए, चाइना अटैक करे, पाकिस्तान अटैक करे, पाकिस्तान का मैच आए या चाइनीज़ के टिकटॉक वगैरह बैन करने की बात हो, जब वो फीलिंग जन्म लेती है तो वो नेशनलिज्म के रूप में जो है जानी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी रिलीजियस ग्रुप में जा रहे हैं और तब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं तो वो कम्युनलिज्म बन जाता है। आप गणेश महोत्सव में तिरंगा नहीं लहरा सकते, आप कांवड़ यात्रा में तिरंगा नहीं लहरा सकते। लहराने को तो लहरा सकता है हर एक कैंडिडेट, इतनी आज़ादी हमें मिल गई है। लेकिन किसी भी सेकुलर कंट्री में, ठीक है, किसी भी सेकुलर कंट्री में रिलीजन के साथ में किसको मिक्स नहीं किया जा सकता, नेशनलिज्म को नहीं मिक्स किया जा सकता। बिल्कुल, उस पर एक्शन लिया जाता है और लिया भी जाता है। कम्युनलिज्म में आएगा वो, और वो अथॉरिटी के अंडर में है सर। मैं आपको विवेकानंद को पढ़ाऊंगा ही, अभी बताऊंगा उनके बारे में कि विवेकानंद का जन्म ही क्यों हुआ है। क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा कोशिश करती है हिंदुस्तान में, मिशनरीज, लेकिन कामयाब नहीं है। समझ रहे हो, कामयाब नहीं है और ना हो पाए। 300 साल हमारे ऊपर रूल किया इन्होंने, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। 1008 साल तक जो है इस्लाम ने रूल किया हिंदुस्तान पर, कामयाब नहीं हो पाए। यही तो ब्यूटी ऑफ द इंडिया है, हो ही नहीं सकते। इन लोगों से अपनी कंट्री को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है, तब तो ये नेशनलिज्म आएगा ना, भले से एक रिलीजन का अटैक करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहे हो आप, हम लोग। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग कौन? यही समस्या है। मैं अभी बात करूंगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, बात मत करो। हम लोग कौन? दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंट्री हैज द रूल ऑफ लॉ, एंड मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ इज कि आप नियम से चलेंगे, नियम की मानेंगे। शासन किसका चलता है यहाँ पर? नियम का चलता है, विधि का चलता है। आप थिएटर में मूवी देख रहे हैं, 10 लोग नेशनल एंथम पर खड़े हुए, एक व्यक्ति नेशनल एंथम पर खड़ा नहीं हुआ, तो ये नहीं कि 10 लोग उठें और कनपटे पे धड़ाधड़ मार दिए जाएं उनके, अकेले व्यक्ति। डू यू हैव अथॉरिटी टू बीटन हिम? दिस इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसको बोलते हैं मोरल पुलिसिंग। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं विजिलेंटेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एवरी पर्सन फॉलो द मोरल पुलिसिंग, एवरी पर्सन, एंड एवरी पर्सन फीलिंग लाइक ही इज विजिलेंटेज। वो महसूस कर रहा है कि जैसे उसकी एक जिम्मेदारी है कि तुम नेशनल एंथम पर उठ खड़े हुए उसका सम्मान कर रहे हो, तो वो भी खड़ा हो, वो भी जो है उठकर उसका सम्मान करे। अच्छी बात है, ऐसी फीलिंग आप तक है, लेकिन तुम्हें कोई राइट नहीं है इस एक्शन को लेने का। और ज़्यादा ही बड़े नेशनलिस्ट अगर आप हो तो आप रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलें, उसकी वीडियो बनाएं। जो बना नहीं सकते अकॉर्डिंग टू नेशनल एंथम, जब नेशनल एंथम पर आप किसी की नेशनल एंथम खड़े ना होने की वीडियो बनाओगे तो आप भी तो एक ब्रेक क्या करोगे, लो ब्रेक करोगे। चलो कोई बात नहीं, आप किसी कैंडिडेट को ले जाकर उसकी FIR दर्ज करा दो, लेकिन इतना टाइम
और इतनी एनर्जी और इतना नेशनलिज्म नहीं होता किसी के अंदर जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चले। उन्हें सिंपल फिनोमिना याद है, 9 लोग इकट्ठा होंगे, एक को पीट लेंगे, इतना पीटेंगे मर जाएगा वो। ये है मोरल पुलिसिंग। क्या है ये? इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपके पास अथॉरिटी नहीं है। जो शब्द आपने बोला ना, हम लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने 5 साल के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हैं, और वो 5 साल के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हैं उन्होंने अपनी एक अथॉरिटी बनाई है, एग्जीक्यूटिव। ये काम एग्जीक्यूटिव का है। इसीलिए शांत, और ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट से हम एनर्जी ले सकते हैं। तो नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है। कर्जन ने जो है इसको जन्मा था। जैसे कि आपने अभी कहा था कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो चाहे तो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है या फिर हैंडल कर सकती है। जी। तो जैसे कि विजिलेंस वगैरह हमारी कंट्री में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये मॉब लिंचिंग इसी से जुड़ा हुआ है। अगर इस चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहे तो ये भी उसके हाथ में है। देखिए, कंट्रोल तो हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल करके तो हमारा लॉस हो जाएगा। हमारा मतलब गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट का फिनोमिना ही इस चीज़ पर चल रहा है, लोगों को बांटने पर। लोग जब एक हो जाएं तो सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यही तो एक बेसिकली जो है हम कह सकते हैं विडंबना है, एक डिजास्टर है इंडिया के लिए। इसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। बस ये बात एक नई आई है 21st सेंचुरी में कि आज का कम्युनलिज्म का नया नाम राष्ट्रवाद है। ये नई बात आई है। इसीलिए 2016 के बाद में मैं क्लास में ये टॉपिक कभी डिस्कस नहीं करता, ना मैं इसे पढ़ता, क्योंकि राष्ट्रवाद एक अलग चीज़ हो गई है। और लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आपको लॉस हो गया। आप लोगों के लिए बता दूं कि ये जो शब्द है IAS का आई, इंडिया, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनलिज्म, डायरेक्टली रिलेटेड। और नेशनलिज्म यही है सर। आप इंडिया के इतिहास को समझें, पढ़ें। अगर आपको देश से प्यार होगा ना तो आप इसके इतिहास को पढ़ोगे। अगर आपको इस देश से प्यार होगा तो इसकी ज्योग्राफी को पढ़ोगे। आप अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहे हो और वंदे मातरम किसने लिखा है ये तक आपको पता नहीं, तो यू शुड शूट हिमसेल्फ एक्चुअली। और तुम्हारा नेशनलिज्म कैसा हो जाएगा फिर? झूठा, सूडो। अनपढ़ आदमी बन सकता है नेशनलिस्ट? अनपढ़ आदमी जब बनेगा तो उसके अंदर की जो फीलिंग होगी वो प्योर फीलिंग होगी, ह्यूमैनिटी की फीलिंग होगी, जोड़ने की फीलिंग होगी, तोड़ने की फीलिंग नहीं होगी। तो नॉर्मली अनपढ़ आदमी 2 तरीके के हो सकते हैं ना, एक होता अनपढ़ और एक होता जाहिल। ठीक है, अनपढ़ों का तो बड़ा सम्मान है मेरे लिए और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उनको। कल मैंने इसी चीज़ पर बताया था कि पढ़ाई ने और मैकेले मैन्यूट ने क्या चीज़ खो दिया? 4 चीज़ें ले गया वो, और 4 चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है। इसलिए हर अनपढ़ आदमी जाहिल नहीं होता। सर, तो तुम्हारे देश के नेता कैसे हो गए जो अनपढ़ होने के बाद भी तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि तोड़ने से वोट बैंक बनता है। कितनी बार बोलूं, तोड़ने से वोट बैंक बनता है और बनेगा। यही रूल तो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हमसे, डिवाइड एंड रूल। आज भगत सिंह का बर्थडे है और उनकी बात जब आई जाएगी तो मैं बता भी दूंगा उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पता चल जाएगा, सारे नेशनलिज्म एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, इस कैंडिडेट से ज़्यादा बड़ा कोई राष्ट्रभक्त इस देश में पैदा नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए नेशनलिज्म को समझना बड़ा ज़रूरी है। नेशनलिज्म किसे कहते हैं ये जरूर पता होना चाहिए आप। नेशनलिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? किसके द्वारा जो है रिप्रेजेंट होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बताइए। नेशनलिज्म के बारे में बड़ा सिंपल चैप्टर है, 11th क्लास NCERT पॉलिटिकल साइंस।
पीपल ऑफ द नेशन। किस किस चीज़ से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल फ्लैग्स, दीज ऑल आर द सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, होने चाहिए, जरूरी है ये, इन्हीं से राष्ट्र बनता है। नेशनल डेज, नेशनल फेस्टिवल्स, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इनसे बनता है राष्ट्र। और इन पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति और समुदाय का अगर कब्जा हो जाए, वहीं ये क्या बन जाएगा? कम्युनलिज्म। हिंदू को सात्विक से डिनोट करना था, ओम से डिनोट करना था, झंडे से कब डिनोट करने लगे भाई? हमने यही सीखा है इस्लाम से और पाकिस्तान से, उसमें हर चीज को डिनोट करते हैं चांद सितारे से। हमने भी यही सीख लिया। उसने अपना नेशनल फ्लैग भी क्या बनाया पाकिस्तान ने? चांद सितारा। ठीक है, जब आप चांद सितारे का फ्लैग बना रहे हो तो अपने देश को कभी सेकुलर नहीं कह सकते। इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। और जब आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन को झंडे से रिप्रेजेंट करोगे तो यही हिंदू राष्ट्र का रोह है, जन्म हो जाएगा यहीं पर। और यहाँ सेकुलरिज्म क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जो सिंबल्स हैं, ध्यान से सुनो, जो सिंबल्स हैं, सिंपल फिनोमिना है। नेशनलिज्म इज बर्थ बाय सिंबल्स। किसके द्वारा जन्म है? सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और सिंबल पर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या हो जाए? डोमिनेंस। वही कम्युनलिज्म बन जाएगा आपका नेशनलिज्म। कम्युनलिस्ट तो होते ही है सर, कहीं ना कहीं मतलब अगर देखा जाए तो नेशनलिस्ट क्या कह सकते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल नहीं। बिल्कुल पूछा जा रहा है। हाँ, तो क्या ये चीज सही है कि हमें भी नेशनलिस्ट कम्युनलिज्म इक्वल रखना चाहिए? नेशनलिज्म को कम्युनलिज्म के इक्वल सही है? नहीं, देखिए प्रोटेक्शन के लिए देखिए वही तो बात बता रहा हूँ मैं। इंडिया इज़ वेरी यूनिक कंट्री सर। द बेस्ट फिनोमिना ऑफ इंडिया इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, वेन एवर यू विल लूज द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री, द कंट्री विल बी फिनिश्ड राइट नाउ ऑन द स्पॉट। सिंपल सी बात है। भारत विश्व गुरु क्यों था? द गोल्डन स्पैरो क्यों था? क्योंकि भारत में विविधता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और जितने भी डायलॉग आप सुनेंगे ना, वन नेशन बनिए, वन नेशन बनिए, वन नेशन बनिए, तुम्हें नहीं लगता ये डाइवर्सिटी को खत्म करने के नतीजे हैं सारे के सारे? पूरी दुनिया के अंदर कम्युनलिज्म या प्रॉब्लम्स अलग हैं। इंडिया कंट्री ही अलग है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी अलग है। ये तो वो देश है यहां पर जो भी कोई व्यक्ति आ जाता है यहीं का हो जाता है। और तुम उन जैसा बनना चाह रहे हो तो कहानी बिल्कुल सेम है, बन जाओ उन जैसा। लेकिन फिर हिंदुस्तान नहीं रहेगा, फिर बीए स्मिथ सफल हो जाएगा। नेशनलिज्म समझना बड़ा जरूरी है। नेशनलिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? सिंबल्स, नारे, स्लोगन्स। इस स्लोगन्स का यूज करवाएंगे सारे के सारे, सब स्लोगन्स का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। स्लोगन डाइवर्सिफिकेशन लेट्स टू कम्युनलिज्म। डाइवर्सिफिकेशन लेट्स टू कम्युनलिज्म। नो 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 कम्युनलिज्म नहीं बढ़ेगा, स्टेट बाय यू कैन नॉट से डाइवर्सिफिकेशन लेट्स टू द कम्युनलिज्म।
द पावर ऑफ इंडिया इज टॉलरेंट पावर. Whenever you have tolerant power, you will control the communalism always. इसे टॉलरेंस कहते हैं. एक परिवार में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का दिमाग अलग अलग. एक अपने आप को रजनीकांत और दूसरा अपने आप को शाहरुख खान समझता है और तीसरा गब्बर सिंह. ठीक है, चौथा 5 में तो कुछ पता ही नहीं क्या समझ रहा है. एंड यू आर द बॉस एंड योर पॉलिसी विल डिसाइड कि ये 5 एक जगह रह पाएंगे या नहीं. अगर रह पाएंगे तो यू आर अ प्योर नेशनलिस्ट, और नहीं हैंडल कर पाए यू आर अ प्योर कम्युनलिस्ट. धागे भर का फासला है, इंच धागे भर का, कम्युनलिज्म को अगर आप ढंग से देखोगे तो. समझ रहे हैं? और फीलिंग्स तो है ही. लेकिन अगर हम पांचों को रजनीकांत बना के पेश करें तब तो मैं अदर फॉर्म ले सकते हैं ना वर्ल्ड वाइड. फिर वहीं तबाही स्टार्ट हो जाएगी, वहीं तबाही स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, वहीं वो सिद्धांत लग जाएगा कि एक म्यान में 4 तलवारें नहीं ले सकती. समझे? इसे कहते हैं टॉलरेंस. एक दूसरे की इज्जत करना ही समझदारी है. दूसरे के विचारों को, डिबेट एक अलग चीज़ है, एनिमिटी एक अलग चीज़ है, बताया था. आप डिबेट करें, आप आर्ग्यूमेंट ना करें. समझ रहे हैं? आर्ग्यूमेंट में और डिबेट में अंतर होता है. आर्ग्यूमेंट हम एनिमी से करते हैं, दुश्मन से, जहां हमें जीतना ही होता है. और डिबेट हमें, डिबेट का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिबेट? कौन बच्चा बताएगा डिबेट का मेन ऑब्जेक्टिव? एक्सप्लोरेशन. या सिंपल भाषा में हम ये कहें कि डिबेट है प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक रास्ता. पॉइंट रखना नहीं, पॉइंट तो फेसबुक पर रख दो. डिबेट है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक माध्यम. ठीक है, चलिए. तो कर्जन साहब ने किसका जन्म दे दिया? कम्युनलिज्म का. और कम्युनलिज्म को जन्म दिया उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर. किसकी स्थापना कर? मुस्लिम लीग की. 1906 बहुत खतरनाक मामला रहा. 1857 की क्रांति हुई, मुसलमानों ने बड़ा पार्टिसिपेशन किया इस देश में. सब कुछ सही चल रहा था, मंगल में चल रहा था ए टू जेड. फिर भारत में पुनर्जागरण आया. दयानंद सरस्वती ने सिद्धांत बोल दिया बैक टू द वेदास. और कुछ मूर्खों ने बैक टू वेदा का मतलब ही नहीं जाना. मूर्ख तो समझेंगे कि उन्होंने ये ही नहीं पता कि लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में अंतर क्या है, तो वो बैक टू वेदा का मतलब क्या समझेंगे? उन्होंने बोला क्या था और समझा क्या गया. तो उनके जो 2 चेले चपाटे थे, उनके मरने के बाद में उन्होंने कहा शुद्धिकरण आंदोलन स्टार्ट करेंगे. कौन सा? क्यों अपन के बॉस बोल के गए हैं कि बैक टू द वेदास, शुद्धिकरण मूवमेंट. इसमें बोले ये क्या है? बोले जो इस्लाम धर्म में जो हिंदू लोग मुसलमान बन गए थे वो दोबारा आ सकते हैं, ओपन द गेट. और उनके लिए कुछ नहीं, एक मंत्र पढ़ाएंगे और स्नान करवाएंगे, और स्नान कराकर फिर से, ठीक है, घर वापसी हो जाएगी उनकी, बैक टू द कश्मीर. अब ये घर वापसी करने में ये शुद्धिकरण आंदोलन स्टार्ट हुआ. अब शुद्धिकरण आंदोलन ने आतंक फैला दिया इस देश में. ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक रही. और मिस्टेक पता क्यों रही? क्योंकि पढ़ाई नहीं की. दयानंद सरस्वती वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर हैं यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की है. एक किताब पढ़ना आप, सत्यार्थ प्रकाश, क्या नाम है? हिंदी में लिखी है इन्होंने. और ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखना. बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी. हिंदुस्तान को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये किताब. तो ये किताब इन्होंने लिखी थी 1875 में, और 1875 में ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी.
इन्होंने बोला बैक टू द वेदास। ऋग्वेद में ऐसा क्या था? मैंने आपको पूरा ऋग्वेद पढ़ाया है, मैंने आपको कुछ भी बताया कुछ गलत था उसमें? कुछ भी गलत नहीं था ऋग्वेद में। आउटस्टैंडिंग फिनोमिना था, नेचर बेस्ड गुरु भगवान थे, और नेचर की और अपनी चीज़ों की, आसपास की चीज़ों की प्रोटेक्ट करना बुरी बात नहीं होती। तो उसमें तो कुछ गलत था ही नहीं। बैक टू द वेदास तो आज भी रेलेवेंस है, आयुर्वेद को फॉलो करने के लिए बोल तो रहे हैं सब। योगा आप कहाँ से कर रहे हो? बैक टू द वेदास से कर रहे हो। पूरा वर्ल्ड योगा फॉलो कर रहा है बिकॉज ऑफ बैक टू द वेदास। जितनी भी अच्छी चीज़ें ऋग्वेद की हैं उनके लिए बोला बैक टू द वेदास। अब फिर तुम्हें पता ही है चेले कैसे होते हैं, फॉलोअर्स आर वेरी डेंजरस। समझ रहे हैं? उन्होंने तो रख दिया मामला बिल्कुल, बोले कि इस्लाम ने 1008 साल यहाँ पर जो है सत्ता किया और इतने सारे मुसलमान पैदा कर दिए, सब हिंदू थे, इनके लिए कोई पॉलिसी अपनाई जाए। बोले शुद्धिकरण आंदोलन चलाएं, और जगह जगह जाकर ये मुसलमानों की कॉलोनी में जा जाकर बोलते थे तुम मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे, तुम अपना रंग देखो। मुसलमान बड़े परेशान, बोले कि यार क्या कर रहे हो, इतने साल बाद आकर अंग्रेज अलग जो है भोंपू लेकर घूम रहे हैं और तुम भी अपना जो है एक ड्रामा लेकर घूम रहे हो। ठीक है, तो मुसलमानों के अंदर पैदा हो गई इनसिक्योरिटी। क्या हो गई? इनसिक्योरिटी। और फिर सऊदी अरब से तो लिंक था ही उनका, आज भी है। वहाँ से जो है रुझान आने चालू हो गए, और फिर अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि भाई साहब मुद्दा आ रहा है एक बहुत बढ़िया, और मुद्दे का नाम है कि अब मुसलमानों ने तो, हिंदुओं ने तो अपना पेश कर दिया, अब मुस्लिम्स की बारी है। तो एक बड़े ही इंटेलिजेंट आदमी थे जिनका नाम था, बड़े अच्छे मुसलमान, ऐसे मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हो जाएं बात ही बन जाए, सर सैयद अहमद खान वकील साहब। अलीगढ़ में थे, और अलीगढ़ में थे तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों के वकील थे, वो नौकरी करते थे अंग्रेज़ों के वहाँ पर। तो उनसे बोले सैयद साहब आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आपको मुसलमानों का क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। उधर देखो वो बैक टू द वेदास और ये सब शुद्धिकरण आंदोलन चलाए बैठे हैं, बर्बाद कर देंगे मुसलमानों। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोली। कौन सी यूनिवर्सिटी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोली एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट। उनका अप्रोच ये था कि हम शुद्धिकरण का जवाब इस तरह नहीं देंगे, बल्कि हम अपने समाज को शिक्षा के बेसिस पर क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। और उस कैंडिडेट ने अलीगढ़ के नुक्कड़ चौराहों पर भीख मांग मांग कर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया है। शुक्ला साहब का डायलॉग मैं सुनाता हूँ क्लास में, फिर से बता रहा हूँ कि शुक्ला जी का जनरल स्टोर था, बड़ा तगड़ा, सेठ जी थे वो। तो ये चंदा लेने गए अलीगढ़, वो क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान, चंदा लेने के लिए गए। तो बोले कि साहब चंदा दो, यूनिवर्सिटी बन रही है शिक्षा के लिए। बोले हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया, शुक्ला जी ने थूक दिया। ठीक है, उन्होंने हाथ बंद किया, अपनी जेब में रख लिया उनका थूक। सुन लो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने थूक दिया। तो ये जो बेसिकली फिनोमिना है टू इस्टेब्लिश द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप समझ सकते हैं कितना टॉलरेंस रहा होगा उस कैंडिडेट में। समझ रहे हैं? जब आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और सर सैयद अहमद खान को पढ़े ना, उससे पहले 4 लोगों को और पढ़े। किनको? 4 लोगों को। NCERT में ढूंढ के बताना मुझे कि शुद्धिकरण आंदोलन का रिस्पॉन्स इस्लाम की तरफ से क्या आया था, तब आपको पता चलेगा और तब तुम्हें एहसास होगा कि सर सैयद अहमद खान की पावर क्या है। ही वॉज द ओनली कैंडिडेट जो भारत के इंटेलेक्चुअल मुसलमानों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। भारत का एक एक इंटेलेक्चुअल मुसलमान आज सर सैयद अहमद खान की यूनिवर्सिटी और उनकी शिक्षा का कर्जदार है, वरना हर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी होता आज। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो मुसलमान हैं उनकी कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम, क्या नाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की।
कि 3 मुसलमान इस देश में पैदा हुए हैं जिनको आप कभी भी गलत ठहरा ही नहीं सकते। भैया एनसीईआरटी के अंदर ये सेपरेटिस्ट की पॉलिसी होनी अपनी क्लियर होती है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को जब आप पढ़ोगे उसके 4 कैंडिडेट का नाम बताना, और मैंने जो शुद्धिकरण आंदोलन बताया है उसका रिस्पॉन्स देखना इस्लाम का क्या है। लिबरल मुस्लिम्स के रूप में जाने जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के रूप में नहीं जाने जाते सैयद अहमद खान, ऑलवेज रिमेंबर। और देश के अंदर साइंटिफिक एजुकेशन को प्रोवाइड कराने का क्रेडिट सैयद अहमद खान को जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा था साइंस होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में। सीआईडी में ये लिख रहा है कि नहीं, इन्होंने थोड़े दिन बाद जो बहुत बड़े कम्युनलिस्ट की वो दी थी। वो तो खैर अलग चीज़ है, वो तो बात की क्या 1906 में प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाएगी कम्युनलिज्म की पूरी भर भर के एकदम। और सैयद अहमद खान बोलते थे कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को अलग हो जाना चाहिए, उन्होंने बोला था। लेकिन ऐसे नहीं बोला, बोलने के बहुत तरीके होते हैं। जब मार काट स्टार्ट हुई हिंदुस्तान के अंदर, राइट्स स्टार्ट हुए, तो राइट्स स्टार्ट होने के बाद में सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। और वो देश के अंदर ब्रिटिश की क्या समझ चुके थे, पॉलिटिक्स समझ चुके थे। बोले ये तो नचा देंगे मुसलमानों को। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया अगर कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो एक सोल्यूशन ये भी है कि देश के सारे मुसलमान एक स्टेट में चले जाएं और वो अलग हो जाए, क्योंकि इस तरह का खून खराबे से अच्छा है कि अलग ही हो जाओ। लेकिन इसे पेश अलग तरीके से करा जाएगा क्योंकि डेंजरस सेंटेंस है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो भी है मैं आपको कंक्लूजन बताऊं और एनसीईआरटी की लाइन में भी बता दूंगा जिन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। सैयद अहमद खान एक महान नेता है। हाँ, इससे पहले जो है 4 कैंडिडेट और हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अपने रिवोल्ट चलाए थे। बहाब आंदोलन से जुड़ने वाले चचा वही हैं, और उन्हीं की वजह से सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक एजुकेशनल हब के तौर पर पेश किया ताकि देश के सारे मुसलमान बहाबी ना बने, कुछ इंसान क्या बन जाए, ठीक है, साइंटिफिक एजुकेशन भी ले ले। तो सांप्रदायिकता स्टार्ट कर दी करजन ने 1906 में। मुस्लिम किसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई? मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और ये इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम्स जो नेता हैं उन्हीं की वजह से हुई। वो पॉलिसी अपनाई गई और यहाँ पर जन्म हुआ पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट। क्या है? तुष्टीकरण की नीति। कौन सी नीति? अब इसके बारे में समझ लो, बड़ी डेंजरस पॉलिसी है। सबसे बेहतरीन पॉलिसी, हर एक व्यक्ति इसी को फॉलो करता है। सिंपल भाषा में बोलते हैं इसको, दूसरे को खुश करने की नीति। ठीक, तुम अगर चरस लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए चरस ला के दूंगा। तुम अफीम पीते हो तो मैं तुम्हारे लिए अफीम ला के दूंगा। तुम दारू पीते हो तो तुम्हारे लिए दारू ला के दूंगा। तुम जहर खाते हो तो मैं तुम्हारे लिए जहर खा के दूंगा। ठीक, सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। इसको कहेंगे द पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट। ठीक है, और यही फिनोमिना है। बहती गंगा में हाथ धोना ही अपीचमेंट है। ठीक है, 2 लाख लोगों को खड़ा करो, इकट्ठा करो, उनसे नारा लगवाओ जय श्री राम। ठीक है, एक नारा लगवाओ गर्दन जहरीन अल्लाह अकबर। ठीक है, तो जो तुम चाह रहे हो वो हम करके देंगे, यही अपीचमेंट है। ठीक है, अयोध्या का केस था 1992 का। ठीक है, एक महिला थी, एक कविता कही उन्होंने, 3 लाख लोग खड़े हुए थे वहाँ। ठीक है, और उन्होंने साध्वी थी, बड़ा सम्मान है उनको, बड़ी शानदार कविता कही, कहा जो भरा नहीं है भागों से। और ये उस कविता के बीच में ही लोग बाग टूट पड़े और बाबरी मस्जिद तोड़ डाली।
ये असर है, ये असर है अपीचमेंट का। जो तुम चाहते हो सुनना वो मैं तुम्हें सुनाऊं, ये अपीचमेंट है। इट साउंड गुड। तो अपीचमेंट की पॉलिसी आज की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है पॉलिटिक्स की। इसको आप समझ जाएं और अपनी लाइफ बनाएं, ठीक है। क्या होता है, और मुसलमानों का श्राप है ये। क्या है? श्राप। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट थे जाकिर नायक, थे नहीं हैं, क्या नाम है? जाकिर नायक। तो वो बहुत बढ़िया डायलॉग डिलीवरी करते हैं, बड़ा अच्छा, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है A to Z। हिंदुओं की गीता भी पढ़ रखी है, आदि ग्रंथ भी पढ़ रखे हैं, बाइबल भी पढ़ रखी है, और कुरान शरीफ के प्रीचर हैं वो, प्रीचर, पुरोहित। तो वो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। वो कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद इज़ द लास्ट प्रॉफिट एंड एवरी कैंडिडेट मस्ट बी अडॉप्ट इस्लाम बिकॉज ही इज़ लास्ट प्रॉफिट। उसके बाद में किसी भी धर्म में कोई क्या नहीं हो पैदा हुआ है, प्रॉफिट पैदा नहीं हुआ है। ये बात सच है उनकी। इस्लाम सबसे लेटेस्ट रिलीजन है, पता है ना आपको। तो उनकी जो पॉलिसी है वो आप समझ जाइए, वो अलग अलग फैक्ट्स को तब्दील करते हैं, पेश करते हैं। या उसके बाद तो सिख रिलीजन आया, कौन? इस्लाम इंडिया से पहले, तो उसके बाद तो सिख का। सिख एक सेक्ट के तौर पर कहा जा सकता है, सेक्ट के तौर पर। सिख में जो है गुरु नानक अपने आप को मैसेंजर स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आदि ग्रंथ हैं वो जो मैसेंजर के तौर पर जाने जाते हैं। क्या नाम है उनका? आदि ग्रंथ। याद रखना, सिखिज्म में पूजा जो होती है वो किसकी होती है? आदि ग्रंथ की। गुरु माने गए हैं गुरु नानक। गुरु में और उसमें अंतर है। तो बेसिकली क्या है, तो जाकिर नायक हैं, तमाम सारी बातें हो रही थी, बात की भी जा रही थी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब पता कौन है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू सच्चर कमेटी, मुसलमान। अब क्वेश्चन का फैक्ट समझना, आप ध्यान से समझना है। अपीचमेंट की पॉलिसी समझ में आ जाएगी 1 मिनट में। इस देश में मुसलमानों ने और मुग़ल सत्ता ने और दिल्ली सल्तनत ने कब तक रूल किया? 1008 साल तक। अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने किसके ऊपर हाथ फिराया? मुसलमानों के। मतलब अंग्रेज भी किसके फैन रहे? मुसलमानों के फैन रहे, ठीक है। उसके बाद में देश में कांग्रेस गवर्नमेंट आई जिसकी पॉलिसी बहुत बड़े पैमाने पर फेवरेबल विद इस्लाम है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है। इतना टाइम हो गया, लेकिन इस देश के अंदर मुसलमान गरीब का गरीब ही रहा। समझ गए? एक अकेला आदमी पैदा हुआ था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दलित समाज में, अकेला आदमी, ठीक है। 1891 में पैदा हुआ, 14 अप्रैल में, और मेन प्लेटफॉर्म पर 1950 में आया, 1950 में। और आज के दलित अगर आप देख लोगे ना कुछ, तो उनके घर ट्रैक्टर भी मिलेगा, कारें भी मिलेंगी, और लंबे चौड़े प्लॉट भी मिलेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लीडर। आप अपीच करते रह गए, और लोग स्पेसिफिकली माइनॉरिटी सेक्शन ये नहीं समझ पाता कि अपीचमेंट कहते किसे हैं, कि बनाया कौन जा रहा है। तुम्हें चरस पसंद है और मैं तुम्हें चरस खिला रहा हूं बिना कुछ कहे, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, भ्रम में रहोगे, चक्रव्यूह में रहोगे। तुम्हारा चक्रव्यूह कोई तोड़ ही नहीं सकता। इस्लाम की सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में द पॉलिसी ऑफ
अपीचमेंट। इसीलिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन भारत के मुसलमानों के लिए, अगर भारत के मुसलमान को डेवलपमेंट करना है तो अपना अम्बेडकर ढूंढे, और उस अम्बेडकर को ढूंढे जो चरस ला के ना दे, ठीक है, उस अम्बेडकर को ढूंढे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए, ठीक है। अपीचमेंट की पॉलिसी खा जाएगी और खा ही रही है। तो कांग्रेस हो, इस्लाम हो, वो बीजेपी हो, सबकी यही पॉलिसी है। कांग्रेस इस्लाम फेवरेबल रही है पहले से, मतलब उनके लिए लिबरल, तो अपीचमेंट की पॉलिसी फॉलो करी। लेकिन जैसे दलित समाज था, BR अम्बेडकर ने हमें मतलब थोड़ा वो करा, लेकिन इसमें रिलीजन भी तो कहीं ना कहीं साथ देता है, क्योंकि कांग्रेस ने मतलब उन्हें चाहा कि आगे बढ़े, लेकिन जो उनका रिलीजन था कि एक 8-8, 10-10, तो भैया कैसे ऊपर उठ सकते हैं। पॉपुलेशन मतलब मीन मैटर पॉपुलेशन। देखो इस बात को समझो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतना खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन इस बात को समझो कि तुष्टीकरण क्या है। आज की सबसे बड़ी नीड क्या है? बेरोजगारी दूर करना। बेरोजगारी दूर होगी पढ़ाई लिखाई से, पढ़ाई लिखाई होगी स्कूल एंड कॉलेजेस से। तो तुम मुझे मस्जिद या मदरसा की बजाय एक बेहतरीन एजुकेशन यूनिवर्सिटी बना के दो, ठीक है। मुझे इस तरह का रिजर्वेशन दो, ठीक है, कि जिससे मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम गरीब बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के बाद में तुम्हें पता है सब सही हो जाता है। सब कुछ सही हो जाता है। पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा। पढ़ाई बहुत बड़ा वेपन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यही कहा था स्टूडेंट्स को, द ओनली वेपन यू हैव इज एजुकेशन, नॉलेज। कि भैया ज्ञान जो होता है वो शेरनी के दूध की तरह होता है, जो उसे पीता है वो उसे दहाड़ता है। अब ये जो दूध है ये मुसलमानों को पिलाया नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और जो मुस्लिम्स एजुकेटेड हैं वो कभी तुमने गरीब नहीं देखे होंगे, ठीक है। उनकी नैया तो बहुत आगे जाएगी, समझ में आ गई। क्योंकि जिसको ये फॉर्मूला पता चल गया, सिंपल फॉर्मूला, NCERT पढ़ो, लाइफ बनाओ, ठीक है, क्लास में रेगुलर आओ। ये जो सिंपल फॉर्मूला जिसको पता चल गया उसकी तो लाइफ बन जानी है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो मेन समस्या क्या है हिंदुस्तान में? 1008 साल तक ये समाज वैसा का वैसा ही बना रहा, क्योंकि क्या है? पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट। पहला अपीचमेंट मुस्लिम लीग, अपीचमेंट नंबर पहला। करजन गए उनके पास, बोले कि तुम्हें हम एक अलग पार्टी बना कर देंगे, ये कांग्रेस वाले तुम्हें आगे आने ही नहीं दे रहे, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, तुम एक अलग पार्टी बनाओ। बोले ठीक है। बोले फंडिंग, बोले सऊदी अरब से जो है मंगवाओ फंडिंग, फ़ोन करो वहाँ पे आ जाएगा, एकदम पैसा भर भर के, वहाँ तेल के कुएं निकले। सऊदी अरब को फ़ोन किया गया, टेलीफोन, ठीक है, घोड़े तांगे से पैसा आ रहा खूब दबा के। मुस्लिम लीग की फंडिंग हुई सऊदी अरब से, और कुछ बची कुची UK ने करी थी, ब्रिटेन ने। तो पहला अपीचमेंट, और मुसलमानों के अंदर बहुत लहर दौड़ गई, बोले हमारी भी कांग्रेस पैदा हो गई है। बोले कौन सी? बोले मुस्लिम लीग। बोले क्या करेगी? बोले सब कुछ करेगी। 1906। और फिर जब इसका जन्म हो गया छोटे बच्चे का, क्या नाम है इस बच्चे का? मुस्लिम लीग। इस बच्चे ने इतनी तबाही मचाई कि एंड में 1947 में इस देश के 2 टुकड़े करके ही छोड़े, ठीक है। और ये मुस्लिम का ये जो छोटा बच्चा है, इस बच्चे को परवरिश पता कौन दे रहा है? ब्रिटेन, अंग्रेज। तो बच्चा कहता है चॉकलेट खाऊंगा, वो भी डेयरी मिल्क की डार्क चॉकलेट, सिल्क। बोले ले 2 ले, समझ
आगे बढ़ा। अभी उत्पाद देखना है इसका मुस्लिम लीग का 1960 लखनऊ पैक्ट, और फिर मोहम्मद अली जिन्ना तो इसके धुमान तक साबित हो ही जाते हैं। एक ऐसा मुसलमान जो सुअर का मांस तक खा जाता था, और हमेशा जब वो भाषण भी देता था तो ये पाइप उसके मुंह में रहता था, उस इंसान को मुसलमानों ने अपना मसीहा बोला। शर्म नहीं आती? किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की तो नहीं आई।